नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माई पीसी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटी सेक्शन के दो पार्ट्स को हम लोगों ने देख लिया था। अब ये पॉलिटी सेक्शन पे तीसरा पार्ट है और टॉपिक का नाम है उद्देशिका। वो प्रियम्बल से जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं यूपीपीएससी के विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम यूपीपीएससी कराती है, उसमें जो भी पॉलिटी से उद्देशिका के टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और इस प्रियम्बल से अब तक लगभग 20 से 22 क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिले हैं। तो आइए चलिए इस टॉपिक को हम लोग इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं और अपनी वीडियो का शुरू करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला 66 से हम लोग का यहाँ पार्ट 3 की वीडियो स्टार्ट हो रही है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 66 में संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथन पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, 4 कथन दिए हैं और इस कथन को हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो पहला कथन दिया हुआ है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। तो ये बिल्कुल सही है। पंडित नेहरू द्वारा जो उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, उसी को ही एट लास्ट क्या बना दिया गया, उद्देशिका बना, उसी वही उद्देशिका बना। तो बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा कथन, इसकी प्रकृति योग्य यानी जस्टिसेबल नहीं है। तो ये भी इसकी जो प्रकृति है ये केवल एक उद्देशिका है। वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कैसे इसकी एक शॉर्ट फॉर्म में और संविधान का क्या उद्देश्य है इस बारे में हमारी उद्देशिका में वर्णित है। तो इसकी कोई प्रकृति जस्टिसेबल नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये गलत है। इसमें संशोधन कई बार किया भी गया है, जैसे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को इसमें जोड़ा गया है प्रियम्बल में। तो ये एक संशोधन के माध्यम से इसमें जोड़ा गया है। नेक्स्ट कथन क्या है? संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द ओवररीड नहीं कर सकता। तो बिल्कुल ये सही है, संविधान के प्रावधानों को यह रद्द या ओवर रीड नहीं कर सकता। तो बिल्कुल चौथा कथन भी सही है। ऑप्शन इसमें अगर हम इस प्रकार से देखें तो पहला कथन, दूसरा कथन और चौथा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का मिलता है बी, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन बी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? यानी 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? तो जब संविधान लागू किया गया तो उस समय स्थिति भारतीय जो गणतंत्र था उसकी स्थिति क्या थी, ये हमें बताना है। तो उस समय जो उद्देशिका में था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य की संकल्प, उसमें हमारी उद्देशिका में हमको मिलता है। और बाद में हमें धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक वर्ड को प्रियम्बल में जोड़ा गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले उस समय की उद्देशिका की हमारी स्थिति क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये हमारे ऑप्शन सी मैच कर रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? यानी इसमें से जो कौन सा वर्ड है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? यानी
बताता है। तो इसमें से अगर हम देखें तो वो है संविधान की प्रस्तावना ही बताता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ऑप्शन बी है संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि हम लोग यहीं पे अभी पहले 67 क्वेश्चन को देखें तो यही पूछ रहा था। अतः स्थिति यानी भारतीय गणतंत्र के समय 26 जनवरी 1950 की सही संवैधानिक विस्तृति क्या थी। तो उस समय संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य हमारे प्रियम्बल में था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के बाद धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। तो इसमें हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। और कुछ तथ्य दिए हुए नीचे, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। पहला क्या है, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय। कह रहे भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य, यानी भारत के संविधान का क्या लक्ष्य है, उसके सभी नागरिकों को क्या क्या दिलाना है, क्या क्या सुनिश्चित कराना है, उसके बारे में कुछ तथ्य। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय बिल्कुल सही है। हमारे प्रियम्बल में ही, अगर प्रियम्बल की हम लोग दूसरी तीसरी लाइन देखें कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए इस प्रकार से है। तो इसमें बात की जा रही है क्या, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। तो सामाजिक आर्थिक न्याय बिल्कुल सही है। और दूसरा, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है। हमारी लगभग चौथी लाइन या पांचवी लाइन में आप लोग को देखने को प्रियम्बल में मिलेगा, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यहाँ तो विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल दूसरा कथन भी सही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी हमारे प्रियम्बल में है, और इसको सुनिश्चित कराने की बात कही गई है, और इस उद्देश्य का उद्देश्य भी यही है, लक्ष्य भी यही है। और नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट तथ्य है तीसरा, अवसर की समता। तो बिल्कुल अगर उसी के नीचे हम लोग प्रियम्बल को देखते चले आएँ तो नीचे हम लोग को मिलेगा कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, नेक्स्ट अगर देखें तो उसी के जस्ट नीचे हम लोग को जो प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की जा रही है। तो दोनों ये प्रतिष्ठा और अवसर की समता एक ही लाइन में हम लोग को प्रियम्बल में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से चारों लक्ष्य को सुनिश्चित इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से अगर हम ऑप्शन को देखें तो चारों के चारों तथ्य सही है। इस प्रकार से हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, यानी इसमें पूछ रहा है कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता और समानता एवं भातृत्व की उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो अगर देखें तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इसमें हम देखें तो 3 प्रकार की न्याय की बात की जा रही है। तो 3 प्रकार का न्याय कौन कौन सा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की यहाँ पे 3 प्रकार के न्याय की बात की जा रही है। और नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता के बारे में हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बातें प्रियम्बल में लिखा हुआ है, और क्या क्या है वो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात, यानी और समानता को अगर देखें तो कितने प्रकार की समानता की बात की जा रही है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी 2 प्रकार की समानता की बात की जा रही है। भातृत्व की बात करें तो भातृत्व की 1 प्रकार की उसमें 1 प्रकार की बात की जा रही है। अगर हम प्रियम्बल में देखें
प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए, उसके बाद तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो यानी एक प्रकार की भातृत्व की बात यहाँ पे की जा रही है। तो अगर हम देखें तो हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे 3 प्रकार की न्याय बिल्कुल सही है। यहाँ पे 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और नेक्स्ट देखें तो भातृत्व 1 प्रकार की बात कही गई है। तो इस प्रकार से हमारे ये तीनों ऑप्शन ए सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर ही देखा 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। ये थोड़ा सा इरेज कर दें यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे 3 प्रकार के न्याय की बात अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। कौन कौन सी 3 न्याय की बात? विचार, अभिव्यक्ति, न्याय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात, यानी 3 प्रकार की। तो ऑप्शन 72 का ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द को सही भाव व्यक्त करता है? यानी हमें धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही जो यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए हैं उसके माध्यम से हमें बताना है कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसका सही भाव, सही व्याख्या कौन कर रहा है। तो अगर देखें तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? कि राज्य में कोई धर्म नहीं हो, वो सभी धर्म को एक समान माने, यानी एक राज्य में कोई एक राज्य का ये उद्देश्य ना हो कि वो किसी एक धर्म को माने। तो इसमें अगर हम देखें पहला ऑप्शन क्या है? भारत में अनेक धर्म, ये एप्रोप्रिएट तो नहीं है। लेकिन दूसरा देखें, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये तो है, लेकिन इसमें धर्मनिरपेक्ष की ये व्याख्या सही भाव व्यक्त नहीं कर रहा है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। अगर एप्रोप्रिएट देखें तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। हम लोग को ऑप्शन डी सबसे ज़्यादा सही भाव व्यक्त कर रहा है धर्मनिरपेक्ष शब्द को, कि भारत में राज्य का कोई धर्मनिरपेक्ष धर्म नहीं है। तो 73 का ऑप्शन डी सही होगा। इसमें हम लोग को सारे को ऑप्शंस देखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई ना कुछ थोड़ा सा लिंक धर्मनिरपेक्ष से सारे ऑप्शनों में दिया गया है। इसलिए हमें सारे ऑप्शन को पढ़ के ही इसका आंसर देना चाहिए। तो ऑप्शन इस प्रकार से हम लोग का डी सबसे सही भाव व्यक्त कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? अब हमें इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें हमने बताना है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है। तो संप्रभुता की बात तो कही गई है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था भी है, जो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष भी आ गया, लोकतंत्रात्मक भी आ गया, और गणराज्य। तो यहाँ गणराज्य कहीं हमें देखने को नहीं मिला। संघीय की व्यवस्था की कोई संघ शब्द की कोई उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा। इस प्रकार से 74 क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? अब यहाँ पे स्वतंत्रता 3 प्रकार की हम लोग की स्वतंत्रता कौन कौन सी थी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, स्वतंत्रता की बात करना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता, हमारी 5 प्रकार की स्वतंत्रता थी, उसमें से इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से हमें बताना है कि इन स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो विचार की स्वतंत्रता बिल्कुल ये सही है, प्रियम्बल में है, हमें नहीं बताना है। तो विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ये भी स्वतंत्रता बिल्कुल सही है। विश्वास की स्वतंत्रता, ये भी बिल्कुल सही है। और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक न्याय की बात कही गई है प्रियम्बल में। तो ये हमारा
स्वतंत्रता में का वर्णन नहीं है। तो ऑप्शन डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 75 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा यहाँ पे भाग पूछ रहा है कि संविधान का आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा उद्देशिका कहलाती है। तो ऑप्शन सी हम लोग का सही हो गया। यहाँ भारतीय संविधान की आत्मा पूछा है, यहाँ किसी आर्टिकल को नहीं पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को भारत का आत्मा, संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो यहाँ पे भाग पूछ रहा है, तो यहाँ पे उद्देश्य का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? यानी जो बेरूबारी केस, सज्जन सिंह केस, ऐसे कई केस हुए हैं, उसमें से पूछ रहा है कि किस केस में सबसे पहले घोषित किया गया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो वो था बेरूबारी। सबसे पहले बेरूबारी केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन ए हम लोग का यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारण प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की बात की जा रही है कि किस वाद में, यानी कौन से केस में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? तो वो था बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये धारणा प्रस्तुत की गई थी। तो ऑप्शन हम लोग के यहाँ पे सी आ जाएगा, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का जो मौलिक संरचना है, यानी मूल ढांचा जो है, उसको केशवानंद भारती के केस में मूल ढांचा के सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का डी सही हो जाएगा, केशवानंद भारती विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है? तो इसको हम लोग देखें अगर, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो उनकी व्याख्या मूल जो आदर्श और उद्देश्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है, प्रियम्बल में है, उनकी रूपरेखा दी गई, उनकी व्याख्या की गई है। तो वो है मूल अधिकार के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों के बारे में। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन क्या है, मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों के अध्याय में। तो ऑप्शन सी हम लोग का यहाँ पे सही है, क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। संविधान में दिया गया आमुख, यानी पहला क्या है, न्यायालय में लागू नहीं होता। दूसरा महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है। तीसरा शासन करने के उद्देश्य को उल्लेखित करता है। चौथा संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हमें मिस टाइप लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग छोड़ देते हैं, इसको बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और क्वेश्चन नंबर 82 देखें, निम्न में से कौन सही है? इसमें पूछ रहा है और ऑप्शन दिया हुआ है। सामाजिक समानता संविधान के प्रत्यभूत नहीं है। तो सामाजिक समानता संविधान के प्रत्यभूत नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। बिल्कुल गलत है, पहले से विद्यमान नहीं थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत है, बिल्कुल ये सही है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत
भूत है, यानी पहले से उपयुक्त में से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन 82 का ऑप्शन सी सही है। इस प्रकार से हम लोगों का एक टॉपिक उद्देशिका यानी प्रियम्बल का हम लोग लगभग 17 से 18 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रियम्बल पे देखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे शासन प्रणाली, टॉपिक शासन प्रणाली से क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो आइए चलिए शासन प्रणाली के क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 से शासन प्रणाली के क्वेश्चन शुरू हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? 83, क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो इसमें हमारा टॉपिक क्या था? शासन प्रणाली। शासन प्रणाली के बारे में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चनों को देखेंगे। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या हो सकता है? उसकी संप्रभुता, यानी जो उसकी पावर है वो उसके हाथ में हो, उसे और कोई दूसरा कंट्रोल ना करे। तो संप्रभु की बात राज्य का सबसे महत्वपूर्ण, इसमें से अगर ऑप्शन में से देखें तो संप्रभुता ही होगी। ध्वज नहीं, राजधानी भी नहीं, और ना शासनाध्यक्ष, क्योंकि अगर संप्रभु रहेगा तभी ये सारी चीज़ें उसको मिल पाएंगी, नहीं तो उस पर कोई दूसरा कंट्रोल करेगा। तो ऑप्शन सी हम लोगों का यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर है, संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से संप्रभुता कम हो जाती है। तो जो भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से संप्रभुता कम हो जाती है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सॉरी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग का इनकम्प्लीट है, इसके तथ्य हमें नहीं दिए गए हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं अभी। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 84 में कुछ मिस टाइपिंग दिख रही है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में पूछ रहा है यहाँ पे किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो इसमें जो शासन प्रणाली है हम लोग की वो संसदात्मक प्रणाली है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक तो है नहीं, लोकतंत्रात्मक, अर्ध लोकतंत्रात्मक ये भी नहीं है। तो जो भारतीय संविधान की शासन प्रणाली वो संसदात्मक प्रणाली है। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? यानी पूछ रहे जो संसदात्मक पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो वो थी ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही है? तो भारतीय जो राजनीति है उसकी जो पद्धति है उसके बारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें से हमें बताना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन क्या? धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। तो भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है? तो इसमें से सही नहीं पूछा है। तो अगर हम देखें तो भारतीय राजनीति क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, बिल्कुल सही है। और संसदीय पद्धति की सरकार भी बिल्कुल सही है, संसदीय पद्धति है भारत में। संघीय नीति है, बिल्कुल सही है, यूनियन है। और अगर राष्ट्रपति पद्धति की सरकार देखें तो ये राष्ट्रपति की पद्धति की सरकार यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन 87 का डी, ऑप्शन डी सही हो गया, जो कि पद्धति के बारे में हमें यहाँ पे सही नहीं पूछा है, तो ये सही नहीं है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 88 देखें, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित है। यहाँ पे पूछ रहा है जो जहाँ पे राष्ट्रपति ही सर्वोच्च होता है कि पद्धति, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार होती है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती है, तो बिल्कुल सही है, उसको राष्ट्रपति
में राष्ट्रपति में उसकी समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है, जहां पे राष्ट्रपति पद्धति होती है। ऑप्शन ए सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 89 देखें। तो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तो इसमें पूछ रहा है जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है उसमें मूलभूत लक्षण है और कुछ तथ्य दिए हुए हैं। पहला क्या है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। तो यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। तो यहाँ पे पहला तथ्य क्या दिया हुआ था, दिया है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। तो बिल्कुल सही है। एक भारतीय राजनीति व्यवस्था जो है वो एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। तो बिल्कुल ये भी सही है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है यहाँ पे। और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है। तो बिल्कुल ये भी सही है, जो सर्वोच्च सत्ता हो भारत की जनता में निहित होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा ही सर्वोच्च पदाधिकारी को चुना जाता है, यानी प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है। तो यहाँ पे और लास्ट क्या है, यह एक एकत्रित शक्ति है। तो ये एक एकीकृत शक्ति नहीं है। तो ये तथ्य गलत है। इस प्रकार से हम लोग का तो मूलभूत लक्षण 3 मिले, पहला, दूसरा और तीसरा। इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन पहला क्या है, ए और 1 और 2 नहीं, 1, 2 और 3, बिल्कुल ये ऑप्शन बी सही है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए, उस पर विचार करना है और बताना है। तो इसमें पूछ क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य है। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, बिल्कुल सही है। संप्रभुता संपन्न है, जो अपने में कार्रवाई होती है, जो इसके संप्रभु होता है भारत सरकार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में लोकतांत्रिक समाज है। तो बिल्कुल ये भी ये लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो ये भी सही है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इस चारों तथ्य बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हम ऑप्शन देखें तो 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 हमारे ऑप्शन डी में हो रहा है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है, यानी भारतीय राजतंत्र की विशेषता यहाँ पे हम लोग को नहीं बताने, यानी 3 विशेषताएं हम लोग को यहाँ पे मिलेगी। एक संविधान संगत सरकार है, बिल्कुल सही है। संविधान के अनुसार ही सरकार है यहाँ पे, यानी संविधान संगत सरकार। लोकतांत्रिक सरकार है, बिल्कुल लोकतांत्रिक सरकार है भारत की सरकार। और विधि का शासन, यहाँ पे बिल्कुल विधि का शासन नहीं है, यानी यहाँ पे विधि कानून ही सर्वोच्च है, उसी के अनुसार शासन होगा। और सत्तावादी सरकार नहीं, ये ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। सत्तावादी सरकार नहीं है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो राजतंत्र की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के को प्राधिकार प्राप्त है, यानी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है उसको प्राधिकार, कौन कौन से प्राधिकार प्राप्त हैं। तो वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, यानी उनको प्राधिकार, यानी जो भी अधिकार होता है उनको कहाँ से किस प्रकार प्राप्त होता है, कहाँ उल्लेख है। तो वो इनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देखा जाए तो ऑप्शन क्या है, भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के संसद से। तो इनको सारे अधिकार प्राधिकार जो भी प्राप्त होते हैं वो भारतीय संविधान से ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, ए, भारतीय संविधान। बाकी सब ऑप्शन क्या है, गलत है। तो 92 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, यानी एक अभिकथन दिया हुआ है, उसका एक कथन दिया हुआ है। इसमें हम लोग को देखना है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो बिल्कुल अभिकथन तो सही है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और भारत का अपना एक संविधान है।
तो बिल्कुल ये भी है, भारत का एक अपना कथन भी सही है, भारत का एक अपना संविधान भी है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग देखें, ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दोनों इनके बीच कोई रिलेशन हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। ये एक अलग बात हो गई, लोकतांत्रिक देश की यहाँ बात कर रहा है कि कैसा वहाँ का देश है, और यहाँ पे एक बात कर रहा है कि वो संविधान, कितने संविधान की बात कर रहा है, तो यहाँ भारत का एक अपना एक संविधान है। तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से ए और आर दोनों सही है, और ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं कर, बिल्कुल नहीं कर, तथा आर ए की सही व्याख्या है, नहीं है, सही व्याख्या नहीं है, तो ये गलत हो गया। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन बी हम लोग का सही है, क्योंकि आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो 93 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 94, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन है। यहाँ पे दर्शन की बात की जा रही है कि पूछ रहा है भारतीय संविधान का दर्शन कौन सा है, तो है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य तात्पर्य हो ये हमें दर्शाता है कि ये भारतीय संविधान का जो दर्शन है, अगर उसको हम देखें तो ये हमें पता चलता है कि समाजवादी भारत क्या एक समाजवादी राज्य के रूप में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे यहाँ पे समाजवादी राज्य नहीं, बाय मिस्टेक हो गया है, साम्यवादी राज्य की बात यहाँ पे भारतीय संविधान के दर्शन में हम लोग देखने को मिलता है कि साम्यवादी राज्य है, यानी ऑप्शन डी सही है। इस प्रकार से उसके लिए जो ऑप्शन बी हम साम्यवादी को ही देख के हम सोचा कि समाजवादी ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 क्वेश्चन का, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कुछ कथन दिए हुए हैं और उनमें से सही हमने बताना है। ऑप्शन क्या है, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, बिल्कुल नहीं सर, ये क्या है, लोकतांत्रिक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, यह भी नहीं, नाम मात्र का राजतंत्र नहीं है। भारत एक कुलीन तंत्र है, बिल्कुल नहीं, कुलीन तंत्र नहीं है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, बिल्कुल ये सही है, ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक और प्रजातंत्र है जो प्रजा के लिए कार्य करती है और पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है। यानी यहाँ पे देखा जा रहा है कि कह रहा है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं, यहाँ पे पूछ रहा है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है, संसदात्मक सरकार। तो बिल्कुल ये भारतीय संविधान संसदात्मक सरकार है। अध्यक्षात्मक सरकार ये गलत है, भारत में अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल सही है, संघात्मक सरकार बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी गलत है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 96 के अनुसार ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो संविधान की विशेषता नहीं है, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की आधारभूत तत्व है। यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के आधारभूत तत्व पूछ रहा है। तो संसदात्मक अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है कि एकल कार्यपालिका होती है, एक वहीं पे एक ही कार्यपालिका होती है। यानी यहाँ अगर हम ऑप्शन देखें संविधान की कठोरता, तो यहाँ आधारभूत ये नहीं है, एकल कार्यपालिका बिल्कुल ये सही है। यहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि एकल कार्यपालिका होती है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 97 का बी सही है, एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे भी फिर दोबारा यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन, शासन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषता है? तो अगर हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता के बारे में बात करें तो कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल ये ऑप्शन ये सही है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। ये भी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रणाली में आता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। बिल्कुल ये भी सही है। तो इस प्रकार से चौथा ऑप्शन के ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। तो बिल्कुल तीनों तथ्य क्या है? सही हैं। तो इस अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की ये तीनों विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, यानी भारत एक गणतंत्र, गणतंत्र का अगर डिफिनेशन हम लोग देखें उसके माध्यम से भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी कि भारत में कोई राजा की पद्धति नहीं है कि राजा एक बार राजा जो है उसके बाद उसके वंश, उसके पुत्र पुत्रियां, तो ऐसे कोई व्यवस्था भारत में नहीं है। तो यानी भारत एक गणतंत्र है। तो गणतंत्र का मतलब यही है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो ऑप्शन सी हम लोग का क्या है यहाँ पे? सही हो गया। ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान कैसा है? यहाँ पे पूछ रहा है भारत का संविधान कैसा है, कठोर है, लचीला है कि न कठोर है न लचीला है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो भारतीय संविधान क्या है? अंशतः लचीला है, यानी कुछ कठोरता भी देखने को मिलती है और कुछ लचीलापन भी देखने को मिलता है। तो भारतीय संविधान की ये विशेषता है कि वो उसमें कुछ कठोर कठिनाइयाँ भी देखने को मिलती है और कुछ लचीलापन भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर के बिंदु निम्न में से कौन है? जो भारत की संसदीय शासन प्रणाली है और जो ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली है उसमें प्रमुख या कुछ अंतर क्या है उसके बारे में हमें 4 तथ्य दिए हुए हैं, उसमें हमें बताना है। सामूहिक उत्तरदायित्व, तो ये अंतर नहीं है। न्यायिक समीक्षा, हाँ इसमें कुछ अंतर हम लोग को देखने को मिलता है क्योंकि भारत की शासन प्रणाली में जो न्यायिक समीक्षा है उसका अलग स्वरूप है और ब्रिटेन की न्यायिक समीक्षा की प्रणाली के जो ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली की न्यायिक समीक्षा है उसकी अलग प्रक्रिया है। तो ये हम लोग को अंतर एक देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या हो गया? 101 का क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अनुच्छेद जो अनुच्छेद 300 है के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है, यानी भारत की सरकार का कानूनी नाम अनुच्छेद 300 में जो है उसके अनुसार द यूनियन ऑफ इंडिया नाम है भारत सरकार का। तो इस प्रकार से द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन क्या है? भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। तो बिल्कुल सही है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। कथन सही है। कारण, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, कारण भी सही है। लेकिन एक चीज़ हमें देखने को मिल रहा है कि इन दोनों में कोई रिलेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ऑप्शन के माध्यम से दोनों ए और आर सही है, तो बिल्कुल सही है ये। लेकिन आगे अगर हम पढ़ें तथा आर ए के सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो बिल्कुल सही है। कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों ए और आर सही है बिल्कुल, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा? सही हो गया। 103 का ऑप्शन बी हमें प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान की संघीय लक्षण नहीं है? यहाँ पे संघीय लक्षण जो यूनियन लक्षण पूछ रहा है कि लक्षण नहीं है, यहाँ पे हमें नहीं बताना है। तो केंद्र तथा राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा,
तो ये बिल्कुल भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। केंद्र और तथा राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा है, बिल्कुल हम लोग को यहाँ पे भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से एक रिटन फॉर्म में जो संविधान है वो भारत का संविधान पूर्ण रूप से एक लिखित संविधान है। बात करें एकहरी नागरिकता, तो यहाँ पे एकहरी नागरिकता बिल्कुल देखने को मिल रहा है। एकहरी नागरिकता, तो एकहरी नागरिकता क्या होती है? भारत के संविधान का संघीय लक्षण एकहरी नागरिकता नहीं है। तो क्या है? भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। तो यहाँ पे भारत में क्या है? एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। तो एकहरी नागरिकता का ये भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है। और स्वतंत्र न्यायपालिका, तो बिल्कुल यहाँ पे भी ये भी सही है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन सी सही है। एकहरी नागरिकता का जो भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 में बात करें तो भारत में संघीय व्यवस्था में संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही है? जो भारत की संघीय व्यवस्था है उससे संबंधित निम्न कुछ कथन दिए गए हैं, तो उसमें से हमें बताना है कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं कथन। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, तो बिल्कुल ये सही है। और नेक्स्ट है एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, बिल्कुल ये भी सही है। एकात्मक झुकाव का इसमें सशक्त मिश्रण है। और तीसरा तथ्य क्या है? दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है, तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय संविधान में विधायिकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्ति संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है, तो ये भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा तथ्य 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन हम लोग का केवल 1 तथा 2 सही जगह ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिए गए वक्तव्य कथन और कारण का ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, तो ये बिल्कुल सही है। राजनीतिक जो दल होते हैं लोकतंत्र के एक जीवन रक्त के रूप में कार्य करती है। और कारण की बात करें तो लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में एक रिलेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो राजनीतिक दल होता है वो लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। यानी जो विभिन्न पार्टियां हैं हमारे देश में, वो क्या है? एक जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके एक लाइफ ब्लड के रूप में है। और उसी का अगर कारण है यहाँ पे नीचे दिया, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, तो बिल्कुल जो जैसे ही हमारे समाज में कोई खराब शासन करता है या कोई ऐसा अनुचित शासन प्रणाली लेकर आता है, तो इसमें जनता क्या होती है? वहाँ के राजनीतिक दलों को कोसना शुरू कर देती है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। और ये कथन कारण क्या है? कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। तो 106 का क्वेश्चन नंबर 106 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 कारण कहा गया है? कथन ए है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं, तो बिल्कुल ये सही है। आगे देखिए इसका कारण क्या है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्य शैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व शामिल है, तो बिल्कुल ये भी सही है। कथन भी सही है, कारण भी सही है। और इस प्रकार से
कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण है, जो भारतीय संविधान है उसका वृहद यानी बहुत लंबा होने का, बहुत बड़ा होने का क्या कारण है, इसमें पूछा गया है। तो अगर इसमें हम देखें अनुभव समाविष्ट है, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो अगर इसमें देखें तो इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। तो इस प्रकार से हर जगह से हम अपने समाज की सारी बुराइयों अच्छाइयों को देखते हुए संविधान को बनाया गया और एक एक चीज़ को पे ध्यान दिया गया है। तो इस प्रकार इसमें अनेक संविधान जो भी अलग अलग देशों के संविधान उनसे कुछ कुछ पार्ट लेकर हम भारतीय संविधान को बनाया गया है। इस प्रकार से भारतीय संविधान और बृहद होने का कारण यह है कि इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है। तो ऑप्शन इस प्रकार से ऑप्शन ए 108 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 109 नीचे दिए कथन, इसमें भी कथन और कारण का क्वेश्चन है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। तो बिल्कुल ये सही है, अर्ध संघात्मक कहा जाता है। उसका कारण क्या है देखें। कारण भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार है। तो ये भी भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे कुछ और कथन में कुछ और है, कारण में कुछ और है, एक रिलेशनशिप नहीं हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये इसकी जो कारण है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो लेकिन कथन भी सही है और कारण भी अपनी जगह पे सही है। तो इस प्रकार से हम लोग का ऑप्शन बी सही होगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें तो यहाँ ये भी कथन और कारण का क्वेश्चन है। यहाँ पे कथन, यहाँ पे शायद कथन होगा भाई, टाइपिंग हो गई। कथन ए और कारण आर। कथन ए क्या है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। तो इस प्रकार से बिल्कुल सही है, अर्धसंघात्मक है। और कारण में अगर देखें भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। इस पर ये सही उत्तर, तो ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय अर्धसंघात्मक का अर्थ यही हुआ कि ना ही ये पूर्ण रूप से संघात्मक है और ना ही ये एकात्मक है। तो ये अर्धसंघात्मक के भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक होता है, यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है और ये कथन का कारण सही व्याख्या भी कर रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? तो वो थे केसी वियर जी, जो कि कहते भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केसी वियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? जो कथन है तो भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो यह किसने कहा था? तो ये भी केसी वियर जी ने ही कहा था। तो ऑप्शन इस प्रकार से ऑप्शन केसी वियर, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? तो में से किस एक का कथन है, यानी जो किसने कहा है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ये BR अम्बेडकर जी ने कहा था इसको। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? यहाँ पे जो नहीं पूछा गया गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन नहीं है, तो इसमें से 3 हमें ऑप्शन सही मिलेंगे जो कि गणतंत्रीय अवधारणा को फॉलो करते हैं। तो एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है, तो बिल्कुल ये गणतंत्र की परिभाषा में ही आता है कि वहाँ की जनता सर्वोच्च होती है। दूसरा, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में होती है। तो बिल्कुल ये भी सही है, सर्वोच्च शक्ति जो होती है निर्वाचित प्रधान में होती है, क्योंकि यहाँ पे गणतंत्र देश में प्रत्यक्ष इलेक्शन होता है जिसमें जनता
अपने वोटों के माध्यम से सरकार को चुनती है। नेक्स्ट, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित होती है। तो बिल्कुल ये एक राजतांत्रिक ये गणतंत्रीय अवधारणा की परिभाषा में नहीं आता है। तो बिल्कुल ये तीसरा वाला ऑप्शन नहीं है। और चौथा देखिए, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, तो ये भी गणतंत्रीय अवधारणा की परिभाषा। तो इस प्रकार से अगर हमें यहाँ पे नहीं पूछा है कि एक नहीं है, तो ये ऑप्शन 114 का क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन सी सही हो गया। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित होती है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है। यानी भारत और अमेरिका के बीच जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें यहाँ पे उनके बीच कौन सी विशेषताएं एक समान है, मतलब समानता के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है नहीं। कौन सी विशेषता समान है, ये समान नहीं है। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास है, ये भी नहीं है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्तियाँ, बिल्कुल ये वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अमेरिका में भी और भारत में भी वीटो पॉकेट वीटो के शक्तियाँ हैं। और नेक्स्ट है, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, ये भी नहीं है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो तीसरा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए हम लोग के यहाँ पे सही है, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संघात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी। यानी जो कह रहा है यहाँ, भारत की जो संसदात्मक व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, केंद्रीयता से संघवाद की, यूनियन की ओर खिसकी। तो वो कौन सा दशक था? तो 1970 के दशक में। तो यानी ऑप्शन बी सही है। 1970 के दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन बी सही हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें देख लेते हैं राष्ट्रीय प्रतीक से। तो राष्ट्रीय प्रतीक पे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन है, तो उसको इसी वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। 2 ही क्वेश्चन है, तो आइए चलिए देखते हैं। थर्ड टॉपिक क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक। और इसमें देखें तो क्या है पहला क्वेश्चन 117, निम्नलिखित कथनों पर विचार के भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया 1947 को अपनाया था। तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ये सही है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिलियाँ, बिल्कुल गलत है, ये 24 तिलियाँ हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही? ये भी गलत है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? ऑप्शन केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। तो ये विक्रम संवत पर आधारित नहीं है, गलत है। और दूसरा क्या है? राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया, नहीं, ये भी गलत है। तो ये इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी सही है, ना तो 1 और ना ही 2, यानी 118 का ऑप्शन डी सही है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 3 के वीडियो में 3 टॉपिक को कंप्लीट किए हैं। पहला राष्ट्रीय प्रतीक, और दूसरा शासन प्रणाली, और तीसरा उद्देशिका जो प्रियम्बल। तो इस प्रकार से लगभग हम लोगों ने 30 से 35 क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखे हैं। और ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और एक एक टॉपिक को देख के एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस करके बनाया गया है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। तो चलिए इसी के साथ आप लोग वीडियो को देखिए।
और जो भी कुछ कमियां हो या कुछ आप लोग अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।